तो हिस्टोग्राम जो है हमारे पास वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हमारे पास वेरिएबल कॉन्टिन्यूस हो जाए. So for continuous variables, the the appropriate graph is histogram. तो हम आज देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं. जब तक हमारे पास डाटा होता है सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम इस जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है we will create a frequency distribution from that continuous variable. उसमें हम क्लासेस बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी आती है. जब अगर हमारे पास क्लासेस जो हैं वो डिसजॉइंट हों, जैसे कि लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है और सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है उसके अंदर डिफरेंस है 1 का. हम इस डिफरेंस को रिमूव करते हैं बाय यूजिंग कॉन्टिन्यूटी करेक्शन. और वी हैड सीन दैट कि अगर ये डिफरेंस 1 का है और को 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो जो आंसर आता है मेरे पास दैट इज 0.05. अब इस 0.5 अब इस 0.5 को मैं सारी लोअर लिमिट्स में से माइनस कर दूंगा और सारी अपर लिमिट्स में ऐड कर दूंगा. अगर मैं ऐसे करूं तो मेरे पास जो कॉलम बनेगा वो क्लास बाउंड्रीज कहलाता है, नॉट क्लास लिमिट्स. जो लास्ट टाइम भी हमने इसको देखा था कि हाउ टू मेक क्लास बाउंड्रीज दिस कॉलम. सो क्लास बाउंड्रीज में हमने क्लास लिमिट्स को कॉन्टिन्यूस कर लिया है. यानी अगर मेरे पास ये 86 और 90 और फिर 91 से स्टार्ट हो रही थी अगली क्लास, तो मैंने इस डिफरेंस को जो कि 1 का डिफरेंस है इसको 2 पर डिवाइड करके सारी लोअर लिमिट्स में से माइनस कर दिया और सारी अपर लिमिट्स में ऐड कर दिया मैंने इनको. ठीक हो गया. ऐसा करने से क्या हुआ मेरे पास कि मेरी जो क्लास लिमिट्स थी वो क्लास बाउंड्रीज बन गई और क्लास बाउंड्रीज में अब कोई फ़र्क नहीं है. वो अगर पहली क्लास 90.5 पे ख़त्म हो रही तो अगली क्लास 90.5 से ही शुरू हो रही. और सिमिलरली अगर मेरे पास दूसरी क्लास जो है वो 95.5 पे ख़त्म हो रही है तो तीसरी क्लास 95.5 से ही शुरू हो रही है. सो अब ये कॉन्टीन्यूस बन गया है. अब इसमें कॉन्टीन्यूटी आ गई है. अच्छा, इस कॉन्टीन्यूटी को हम यूज़ करते हैं और हम क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी इन दो कॉलम्स की मदद से हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक ग्राफ बनाएंगे जिस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं. तो अगर हम स्क्रैच से शुरू करें बनाना तो हम देखेंगे कि क्लास बाउंड्रीज जहाँ 85.5 से पहली क्लास बाउंड्री शुरू हो रही है. तो मैं एक स्क्रैच से आपको पहले बताता हूँ कि हाउ टू मेक ग्राफ. हमने पहले इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लिया. एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्लास बाउंड्रीज, अगर मेरे पास क्लास लिमिट्स जो हैं उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है और क्लास लिमिट्स ही कॉन्टिन्यूस है तो क्लास लिमिट्स भी ले सकते हैं. However, I will write here क्लास बाउंड्रीज. और क्लास बाउंड्रीज अभी हमने देखा था कि हमारे पास द फर्स्ट क्लास बाउंड्री इज 0.5 और फिर 90.5. तो मैं यहाँ पे कहीं से भी 85.5 से स्टार्ट कर लेता हूँ. द फर्स्ट इज 85.5 और फिर मैं दूसरी जो है वो 90 देखें सेकंड 90.5. तो ये 90.5 और फिर 95.5 और 5 के फ़र्क से मैं यहाँ पे ऐसे इस ग्राफ के ऊपर सेम डिफरेंस से मैंने, जैसे हम पहले भी लगाते हैं स्केल, हमने स्केल लगा लेना है. आपने हर एक के ऊपर पेंसिल से नीचे राइट कर लेना. जैसे अगर ये 90.5 है तो अब क्या होगा 95.5 दिस वन, फिर 100.5 तो ये 95.5, फिर नेक्स्ट इज 100.5, फिर नेक्स्ट इज 105.5, 110.5, 115.5 एंड लास्ट इज 120 और 150.5 तक हमारा कवर होता है डाटा पूरा. ये पहली क्लास है. अब इस साइड पे जब वाई एक्सिस पे जाएंगे तो वाई एक्सिस पे आप ले लेंगे फ्रीक्वेंसीज. सो वाई एक्सिस इज बिलोंग्स टू द फ्रीक्वेंसी. अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आप यहाँ पर तो आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है. तो इसका बड़ी तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है. तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का स्केल है वो 10 तक ही हम उसको रखेंगे. सो 2, 4, 6,
8 एंड 10, यानी 10 तक लगे। हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 इक्वल डिफरेंस के साथ 6 और 8 एंड 10। जब मैनुअल आप बनाते हैं तो फिर मैनुअली आपने उसको स्केल के एतबार से, आपका स्केल होते हैं जिससे आप लाइन लगाते हैं, उन स्केल के अकॉर्डिंगली और उनको सेंटीमीटर्स को यूज़ करके इक्वल डिस्टेंस के साथ आप लगा लें स्केल। अच्छा, उसके बाद पहली क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। तो पहली क्लास जो है क्लास बाउंड्री 85.5 टू 90.5, इसको ज़रा गौर कीजिएगा इस वैल्यू पर, 85.5 टू 90.5। नाउ दिस क्लास ऑफ 6, तो इसका मतलब है 85.5 और 90.5 ये क्लास, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आती है? 6। तो मैं एक बार यहाँ पर रेक्टेंगल बार ड्रा करूँगा जो कि 85.5 से शुरू होगा और वो 90.5 तक जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मैं क्योंकि मैनुअल बना रहा हूँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहरहाल ये फ़र्क होना नहीं है। तो पहला बार उसकी मैंने हाइट रखी 6 और मैंने वो बार स्टार्ट किया 85.5 से और मैंने इसको ख़त्म किया 90.5। अब अगली फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर वो हम देखें अगर, अगली क्लास बाउंड्री जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 90.5 एंड एंड्स एट 95.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। ये बार अब शुरू तो इधर से ही हो रहा है, इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं है, तो वो लाइन हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 95 पे ख़त्म होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी 4 है, तो कुछ ऐसे हम इसको साथ जोड़ के इसके बना दें। तो सेकंड बार रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड क्लास। सिमिलरली थर्ड बार रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड बार। 10 फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है, तो हम उससे एक लाइन ड्रा करेंगे। हाँ, इस तरह, और 10 फ्रीक्वेंसी पर हम अगला बार कर देंगे। ठीक हो गया, ये थर्ड बार आ गया। सिमिलरली मेरे पास जो अगला बार है चौथा, उसमें फ्रीक्वेंसी है 6, तो ये 100.5 टू 105.5। नीचे भी देखिए स्केल 100.5 और इन दोनों के दरमियान जो बार बनेगा उसमें हमारे पास हाइट जो है वो अराउंड 6 फ्रीक्वेंसी थी, ये मैंने 6 फ्रीक्वेंसी शुरू कर दी। एंड देन नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी इज 3 और अगली क्लास में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1। ये तो अब ये जो मेरे पास बार बने हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल बार चार्ट। ये सिंपल बार चार्ट नहीं है, इट इज़ अ हिस्टोग्राम। क्योंकि ये बार चार्ट आपस में जुड़े हुए हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे हमने चीज़ ली है क्लास बाउंड्रीज, वो बिल्कुल साथ साथ मतलब उनमें इज कॉन्टीन्यूस। तो जहाँ पर पहली क्लास ख़त्म हुई है, अगर मैं उसको मार्क यहाँ पे करूँ, काइंडली आप थोड़ा सा देखिएगा इसको, यहाँ पे मेरे पास पहली क्लास ख़त्म हुई है, सॉरी, यहाँ पे पहली क्लास ख़त्म हुई है और यहीं से दूसरी क्लास शुरू हो गई है। फिर दूसरी क्लास यहाँ ख़त्म हुई है और यहीं से तीसरी क्लास शुरू हो गई। सो देयर इज़ नो डिफरेंस क्लासेस, क्लास बाउंड्रीज, सो दे आर कॉन्टिन्यूस। तो हमारे पास जो बार बनेंगे बिल्कुल ऐसे साथ एडजेसेंट बार होंगे। अब मैं ले चलता हूँ आपको हिस्टोग्राम जो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर से बना के डाला हुआ है। अगर आप देखें तो वही चीज़ है, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं एक्स एक्सेस के ऊपर और वाई एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी ले ली हमने। और ये मैंने, अगर आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी सकते हैं क्लास बाउंड्रीज का, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप कर दें तो वो एक एडिशनल कह लें कि पता चल जाता है कौन सा बार रिप्रेजेंट कर रहा है किस हाइट को। तो ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने मैनुअल बनाया, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी वो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी, फिर दूसरी की, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है ऑल द क्लासेस एंड देयर फ्रीक्वेंसी। सो हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ विच represents the distribution of continuous variable. It is meant to represent the distribution of the continuous variable. आगे आते हैं हम, अगला ग्राफ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, वापस चलते हैं हम यहाँ पे, तो अगर मैं अपने बार्स के ऊपर, यानी अगर मेरे पास एक डाटा है और उसमें मेरे पास ये, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मेरे पास क्लास बाउंड्री है 85.5 टू 5 और फिर मेरे पास अगली क्लास बाउंड्री है 90.5
टू 95.5, फिर मेरे पास अगली क्लास बाउंड्री है 95.5 टू 100.5। ये मैं उधर से ही डाटा से लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास है बेसिकली क्लास बाउंड्री। अब क्या है कि मैंने फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी इनकी, यानी पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास 6, फिर मेरे पास होगी 4, क्लास की होगी 10। तो मैंने यही प्लॉटिंग की हुई है। अब अगर मैं इन्हीं क्लास बाउंड्रीज का इफ आई एम गोइंग टू फाइंड द मिड पॉइंट रेड कलर से लिखा हूँ। मिड पॉइंट का मतलब है कि जी दरमियानी उसका वैल्यू, मिडल वैल्यू। अब अगर मेरे पास ये क्लास बाउंड्री है 85.5 टू 90.5, तो मैंने अगर इसका मिड पॉइंट लेना है दोनों क्लास बाउंड्रीज को ऐड कर दूंगा और मैं इनको 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो मैं 85.5 प्लस 90.5 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास इस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा, दैट इज समवेयर अराउंड 88। तो मैं मिड पॉइंट निकाल लूंगा। अच्छा, मिड क्लास बाउंड्री से भी निकाल सकते हैं और मिड पॉइंट हम क्लास लिमिट से भी निकाल सकते हैं। जिससे भी निकालने फार्मूला यही है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या अपर प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों लिमिट्स को, दोनों क्लास बाउंड्रीज को ऐड करना है और उनको 2 पे डिवाइड कर देना है। अच्छा, अगर हम यही साइकिल चलाएं आगे भी, पहले पहले मेरे पास मिड पॉइंट 88 है, दूसरे का अगर हम निकालें मिड पॉइंट तो दैट इज 93। ये 5 के डिफरेंस याद आ जाएगा। फिर 98, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल 5 है और क्लास इंटरवल कांस्टेंट है, तो सारे मिड पॉइंट मेरे पास इस तरह आ जाएंगे। अच्छा, अब जो हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर आप इसको यहाँ से देखें, थोड़ी थ्योरी। frequency polygons are a graphical device for understanding the shapes of distribution, right? Uh, they serve the same purpose as histogram. Histogram की तरह ही है बिल्कुल, but are specially helpful for comparing sets of data. यानी मिड पॉइंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी एक तरफ हमारे मिड पॉइंट आ जाएगी, दूसरी तरफ आ जाएगी। अब थोड़ा डिफरेंट है, हमने बार नहीं बनाने यहाँ पे। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैंने मिड पॉइंट ले ली है, अभी मैंने निकाले मिड पॉइंट। फर्स्ट मिड पॉइंट इज 88, सेकंड इज 93, थर्ड इज 98, फोर्थ इज 103, फिफ्थ मिड पॉइंट एंड देन सिक्स्थ मिड पॉइंट। अब हर मिड पॉइंट पर जाके मैंने, जहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी, यानी पहले मिड पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी 6 है, मिड पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी 4 है, मैं एक डॉट्स लगा रहा हूँ। तीसरे मिड पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी, तो मैंने डॉट से पहले उसको मार्क कर लिया सारी फ्रीक्वेंसीज को, और फिर मैंने डॉट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाता गया ऐसे। तो मेरे पास जो ग्राफ बना, उस ग्राफ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इट इज गिविंग यू एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द डेटा, ओवरऑल पिक्चर ऑफ द डेटा। आपको हर मिड पॉइंट के अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी कर दिया आपने, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आप देखें, ये दिस वाज योर हिस्टोग्राम। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने हर हिस्टोग्राम के बार के ऊपर जो मिड पॉइंट है वहां पर हमने सर्कल लगाया। ये देखिए, हर रेक्टेंगल बार के मिड को मार्क किया, सेंटर को, हर रेक्टेंगल बार के सेंटर को मार्क किया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने इन सेंटर्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। तो जो अब आपको हिस्टोग्राम के ऊपर ब्लू कलर का ग्राफ, ब्लू कलर की लाइन का ग्राफ नजर आएगा, ये वाला, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आप इसको हिस्टोग्राम के ऊपर मैंने बना दिया है, एक ही ग्राफ के अंदर इट इज अ हिस्टोग्राम एज वेल एज इट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। तो आपका ब्लू कलर में ये जो बना है आपने, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है, और आपके पास जो रेड कलर में आपने बनाया अभी थोड़ी देर पहले, दिस वन, दिस इज हिस्टोग्राम। एक स्केल पर क्योंकि वो मिड पॉइंट ही बनते हैं बेसिकली। अगर आप देखें यहाँ पर, इफ यू लुक वैल्यू, ये मिडिल पॉइंट जो है, अगर मैं देखूँ इसको यहाँ पे, तो ये मिडिल पॉइंट ही निकला है। यहाँ पर ये 88 ही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट ही बनते हैं। अगर आप रेक्टेंगल बार जो हिस्टोग्राम बना पड़ा है उसके रेक्टेंगल बार के बिल्कुल सेंटर मार्क कर ले
और उन सेंटर्स को जहाँ मार्क किए हैं उनको आप एक स्ट्रेट लाइन से बुलाते जाएं, तो यू विल गेट द हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द डाटा। तो गोइंग बैक टू योर लेक्चर स्लाइड्स, हमारे पास आ गया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्यूमुलेटिव क्या होता है? दिस इज ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आएंगी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, बस आपने इस फर्क को देखना है। एंड इट इज एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। हमारे पास इसका वाई एक्सिस है एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया? अपर क्लास बाउंड्रीज, नॉट लोअर, अपर। तो पहली अपर थी क्लास बाउंड्री 90 पे 95, और हर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट हमने क्या ड्रा किया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी, इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहीं पर आपको रिजल्ट दिखाऊं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के, तो इस कॉलम को जरा गौर कीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली 6 है, फिर 10 है, फिर 20, 26, 29, तो हमने इसको प्लॉट किया, ठीक है। ये मेरे पास पहला था 6 यहाँ पे प्लॉट हुआ है, फिर यहाँ पे 10 प्लॉट हुआ है, फिर यहाँ पे 20 प्लॉट हुआ है, फिर यहाँ पे 20 के बाद देन 20 and 26 and then 26 ये 26 and 3 29 26 और 3 29 और फिर आखिरी वैल्यू जो 30। दिस इज एवर इंक्रीजिंग, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी डिक्रीज होगी नहीं। सो इस ग्राफ की जो लाइन है ये हमेशा ऊपर ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आएगा, और जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर मैक्सिमम। तो ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा भी हुआ है। तो वैसे आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं जब भी कोई ग्राफ आपने बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें दो चीज़ें देखें, व्हाट शुड बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट शुड बी ऑन द वाई एक्सिस। अगर ये दो चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आपका चार्ट गलत नहीं होगा। और दूसरा आपने देखना है कि वेदर आई एम सपोज टू मेक रेक्टेंगल्स और लाइन टाइप चीज़, ठीक है। तो आपने देखना है लाइन ग्राफ टाइप बनाना है या रेक्टेंगल। तो यहाँ पर अपर क्लास बाउंड्री जो है वो आपकी एक्स एक्सिस पे मार्क होनी है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपकी वाई एक्सिस पे मार्क होनी है। और पिछले अगर हमारा क्यूमुलेटिव और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था, यहाँ पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे मार्क होंगे। सो मिड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस and frequency on y-axis, simple frequency on y-axis. So was the case in histogram. You had class boundaries on x-axis and frequency। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये दो तीन ग्राफ जो हैं हो गए, एंड देन फाइनली वी कम टू द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अच्छा, ये डिफरेंट चीज़ है हिस्टोग्राम से। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इज आर्टिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा, नो डाउट, बट इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोग्राम। उसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं उसको डिस्कस करूँगा आगे जाके कि कैसे ये डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले ऑफ योर डाटा, सपोज दिस इज एन एग्जांपल, आप इससे सीख लें, इस एग्जांपल से आप स्टेम एंड लीफ को समझ लें। ये मेरे पास डाटा वैल्यूज हैं फ्रॉम 85 टू 132। आप वगैरह के यूज़ द डाटा बिलो टू मेक अ स्टेम एंड लीफ प्लॉट बाय टेकिंग 10 एज यूनिट। अब 10 एज यूनिट को फिलहाल आप छोड़ें, आप देखें 85 टू 132 आपके पास डाटा है एंड यू वांट टू क्रिएट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले ऑफ योर डाटा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास रेंज डाटा है तो भी सही है, अगर नहीं रेंज तो भी सही है। लेकिन अगर आप उसको रेंज कर लें तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है स्टेम एंड लीफ ग्राफ में। तो स्टेम एंड लीफ कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी है, कोशिश करें इट शुड बी ऑन द रेंज डाटा डिस्प्ले, शुड बी ऑन द रेंज डाटा। रेंज आप कैसे आप बोलेंगे, रेंज क्या चीज़ होती है और कैसे हम डाटा को रेंज करते हैं? तो रेंज में आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं रेंज डाटा में।
वैल्यूज़ को। तो अगर आप देखें अभी जो मैंने आपको डाटा दिखाया था, दिस इज़ अरेंज्ड, तो 85 फिर 85 फिर 79 फिर 107, ठीक है। और इसमें देखें, सॉरी इट इज़ नॉट अरेंज्ड, सॉरी। तो अगर आप इसको अरेंज करके बनाएंगे देन इट विल बी अ मोर इन्फॉर्मेटिव, राइट। तो करके बनाएं इसको, आई रिकमेंड, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है। लेकिन ये जो बना हुआ है अपने स्टेटमेंट लीव डिस्प्ले आपके सामने रिजल्ट में, ये अरेंज है। अब हमने अरेंज डाटा को कैसे करना है, तो हमें सबसे पहले जब इसकी अरेंजमेंट लगाएंगे तो सबसे छोटी वैल्यू पहले लिख लेनी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये कुछ इस तरह बनेगा। सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर डाटा के अंदर जो है दैट इज 70, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जैसे हम अरेंज करेंगे तो हम जब डाटा को लिखेंगे तो 70 कम्स फर्स्ट, अच्छा देन 75, या बाद में बैठ के इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, एंड देन 78 एंड देन 79 और 84, 85, 85, 88, 90, 92, 92, 93, 97 और 99। ये कुछ वैल्यूज मैंने ऐसे अरेंजमेंट कर दी, ऐसे डाटा आपका आता जाएगा। और फिर 100 पूरा, एंड देन 104, 107, फिर 108 एंड देन 110। तो इस तरह करके आपने सारा डाटा को अरेंज कर लेना है, ठीक है। You continue with this and arrange your data first of all, क्योंकि अरेंज डाटा पे स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है that becomes more powerful, more elaborative। तो ये 110, 114, 115, 116, 116 and then 129, this is the same. Now this data has been arranged from lowest to highest, right, from lowest to highest. Now we can create a stem and leaf display। अब इसमें सबसे और तलब बात, समझने वाली बात यह है कि we will divide each number into two segments. One segment will be known as stem and the other part will be known as leaf, ठीक है। यानी एक हर नंबर के दो पार्ट होंगे, स्टेम एंड लीफ। एक वर्ड, ये देखिए मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई, वर्टिकल लाइन के एक साइड पे हम लिखेंगे स्टेम और एक साइड पे लिख देंगे लीफ। लेकिन इसको लिखने का भी एक तरीका है, आपने फासला सेम रखना है, बट उससे भी पहले यू हैव टू डिवाइड ईच नंबर। फर्स्ट करेंगे 70 है मेरे पास, अब 70 में जो मोस्ट इसका राइट डिजिट है, मोस्ट राइट डिजिट दैट इज 0। ये देखिए अब इसमें इस 70 को, 70 नंबर अगर ये मैंने लिखा, टू पार्ट्स, एक तो इसका 0 है और एक 0 से पीछे जितने भी बचते हैं। तो 0 पार्ट इज बेसिकली अ लीफ पार्ट, वेयर 7 इज स्टेम। तो हमने को इस तरह दो पार्ट्स में तोड़ लेना, एक पार्ट उसका स्टेम है, दूसरा पार्ट उसका लीफ है। अब इसी तरह सारे टूटते रहेंगे, यानी 92, 99, 93। अब 93 में 3 जो है दिस लीफ, ठीक है, और 9 जो है दिस इज स्टेम, और इसी तरह करता जाऊँ, फिर मेरे पास आ जाएगा नंबर एक 100। अब 100 में क्या होगा, 100 में मेरे पास जो इसका मोस्ट राइट, यानी जो इसका सबसे राइट मोस्ट डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट इज 0, सो 0 इज लीफ। और उसके पीछे जितने भी बचते हैं 10, सो 10 इज स्टेम। सो इसके 10 जो है वो स्टेम है और 0 जो है वो लीफ है। तो नंबर को एक जहन के अंदर, इसको ज़रूरी नहीं आपने यहाँ पे नोटबुक के ऊपर नोट भी करना है, बट as far as your mind is concerned, आप
नंबर को 2 पार्ट में देखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे मेरे डाटा में पॉसिबल स्टेम कितने हैं। यानी पॉसिबल स्टेम का मतलब है कि मेरे पास 7 भी स्टेम आ रहा है डाटा में, मेरे पास 8 स्टेम आ रहा है, मेरे पास 9 भी स्टेम आ रहा है, 10 भी आ रहा है स्टेम, ठीक है ना। यहाँ पर 10 स्टेम है, यहाँ पर 10 स्टेम है, तो फिर मेरे पास 11 भी आ रहा है क्योंकि मैंने रेंज किया हुआ तो मुझे ईजी है देखना। 11 और फिर मेरे पास 12 आ रहा है, फिर फाइनली मेरे पास 13 तक स्टेम चल रहे हैं। अब मैंने ये कहाँ से देखे हैं 7 8 9 10 11 12 13, मैंने डाटा से, ये 7 से बात शुरू और ये 13 तक बात की, मैंने सिर्फ स्टेम लिखे हैं अभी। अच्छा, इन स्टेम के आगे अब मैं लीफ पार्ट उसका लिखता जाऊंगा। यानी फर्ज करें मैंने पहली वैल्यू 70 है, 70 का स्टेम पार्ट यहाँ आ गया 7, अब उसका लीफ पार्ट क्या है 0, तो मैं यहाँ पे 0 नोट कर दूंगा। नेक्स्ट वैल्यू इज 75, 75 को मैंने सिर्फ लीफ पार्ट, और जब मैं लीफ लिखूंगा ये मैं प्रॉपर डिस्टेंस के साथ एक जैसे फर्क के साथ करूंगा। देन इट इज 78, तो 7 लगा हुआ है, 8 आप लगा दें, एंड देन 79। तो अगर आप देखें तो मैंने ये 70 से लेके 79 तक की वैल्यूज इस क्लास के अंदर मैंने डाल दिया है। 7 को मैंने स्टेम पार्ट ले लिया और बाकी जो आगे 0 5 8 एंड 9 दोज आर लीफ पार्ट। तो देखिए अगर ये मेरा डाटा अरेंज होगा ना तो मेरे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनेगा ये अरेंज डाटा में, क्योंकि दूसरे डाटा के लिए ये ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं बनता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास 8 9 10 11 12 13। अब 8 के लिए क्या नंबर है मेरे पास, अगर आप ऊपर देखें इधर ही, तो यहाँ से नंबर शुरू होते हैं 8 के लिए और यहाँ तक नंबर जाते हैं 8 के लिए। तो 8 तो लगा हुआ पहले, तो अगले नंबर कौन से हैं 4 5 5 और फिर 8, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब 90 के लिए, मतलब 9 के लिए सबसे पहला नंबर है 90, तो 90 का 9 लगा हुआ 0 मैंने लगाना है, 0 2 फिर 2 फिर 3 एंड देन 7 9 और बस यहाँ तक। फिर आता है 100, 100 का 10 लगा हुआ है तो मुझे 0 लगाना है, फिर 10 लगा हुआ मुझे 4 लगाना है, मुझे 7 लगाना है, 8 लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म क्योंकि ये 11 के साथ आएंगे अब। तो इस तरह करते करते आप यहाँ पर पूरा ये स्टेम एंड लीफ कंप्लीट, और ये बिल्कुल आपको इस तरह का डाटा प्रेजेंटेशन होगी स्टेम की और लीफ की। अब इसमें अगर मैंने पहली रो उठाई है ये वाली 7 0 5 8 9, इसका मतलब है कि मैं 70 75 78 और 79 ये ऑब्जर्वेशंस मैंने पहली क्लास में डाली। सिमिलरली दूसरी क्लास में मेरे पास ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं 84 फिर 85 85 फिर 88। तो आपने इसको पढ़ना इस तरह है कि आपने खुद ही तो वो स्टेम एंड लीफ उसको डिक्लेयर किया है, तो इसको पढ़ने के लिए। अच्छा, अगर मैं देखूं यहाँ पर आपको बोलूँगी यार स्टेम और लीफ जो डिस्प्ले है इसके अंदर जरा 129 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रही है, तो ये 129, ये 1 2 और ये 9, ठीक है, तो ये है 129। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में 129 से बड़ी कितनी वैल्यूज हैं, तो 129 से बड़ी 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, और बाकी सारी 129 से छोटी है। और इधर अगर आपसे कि मुझे बताएं ज़रा कि सबसे मिनिमम वैल्यू इस स्टेम एंड लीफ ये है और डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू है क्या, तो वो मिनिमम वैल्यू ये है 70 और मैक्सिमम क्या है 132 ये। तो ऐसे आप इसको डाटा को यहाँ से स्टेम एंड लीफ, क्योंकि ये रेंज डाटा पे बना है, डाटा को अरेंज किया, यहाँ पे डाटा ऑल दो रेंज नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अरेंज दिस डाटा, और फिर मैंने इस रेंज डाटा पे जैसे मैंने भी आपको शो किया हमने इसको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना दिया। तो अभी आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है, इसके बाद फिर नेक्स्ट कर। जी स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड पे थे हम लोग, तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेप एंड लीव डिस्प्ले। तो अभी इसमें एक चीज़ रह गई एक्सप्लेन नहीं मैंने की, वो ये है कि बाय टेकिंग 10 एज यूनिट। तो 10 एज यूनिट का मतलब ये है कि अगर आप देखें ये जो पहली क्लास है इट रिप्रेजेंट्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम 70 टू 79। आपको देखें 79 से बड़ी वैल्यू आती है कोई डाटा में तो वो इस क्लास में नहीं जाएगी, इट विल गो टू द नेक्स्ट क्लास 80। तो ये क्लास जो अगली क्लास है इट रिप्रेजेंट्स वैल्यूज फ्रॉम 80 टू 89
Similarly, the next class represents value from 90 to 99. ये बेसिकली क्लासेस बन गई हैं 90 to 99 एंड सिमिलरली 100 हो जाएगा यहाँ पे 100 टू, क्योंकि ये वाली क्लास जो मैं लिखने लगा हूँ इट रिप्रेजेंट्स वैल्यूज फ्रॉम 109. जब 110 आएगा तो अगली क्लास में चली जाएगी 110 टू 190. अच्छा, अब ये जो क्लासेस मैं बना रहा हूँ, जो कि ऑल्दो हमने क्लासेस बनाई नहीं है लेकिन ये बन गई ऑटोमेटिकली, अगर इन क्लासेस को आप गौर से देखें तो इनके दरमियान जो क्लास इंटरवल है वो 10 का बन रहा है. क्लास इंटरवल आपको पता है, अभी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसको देखा कि व्हाट वाज क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल में क्या होता है कि आप कोई भी दो सक्सेसिव अपर लिमिट्स या कोई भी दो सक्सेसिव लोअर लिमिट्स माइनस करते हैं तो यू गेट द क्लास इंटरवल. तो क्योंकि ये 10 है इसलिए हम इसे कहते हैं कि बाय टेकिंग 10 एज अ यूनिट, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है अगर आपके पास डेटा इस तरह का हो. तो हर दफ़ा ये 10 नहीं बनता है, इट कैन बी चेंज्ड कंसीडरिंग ऑन डिफरेंट डाटा. तो दिस इज द डाटा. अब एक और डाटा है दैट इज 32 टू 68. तो ये दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, 3 13 वैल्यूज ना. दिस इज n इज इक्वल टू 13. सो दिस इज द डाटा ऑफ 13 वैल्यूज. और इसमें आपको कहा गया है कि आप स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इसका बना दें बाय टेकिंग 10 यूनिट एज विड्थ बाय टेकिंग 5 यूनिट. 10 के लिए तो आपको ज़्यादा उसमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो बिल्कुल सेम जैसे आपने अभी बनाया उसी हिसाब से देंगे, क्योंकि ईच वैल्यू जो है 32 से लेके 68 तक, तो आप देख लें पॉसिबल स्टेम कौन कौन से आपके पास 3 है, 4 है, देन 5 है स्टेम, फिर आपके पास 6 भी है स्टेम और बाकी भी. तो सिमिलरली राइट the possible stems like this 3 4 5 and 6, ये पॉसिबल स्टेम लिखती है. और अब हर वैल्यू का जो लीफ पार्ट है, यानी ये 2 था तो मैंने 2 यहाँ, फिर मैंने ये 5 45 वाला 5 यहाँ पे आ गया. अच्छा, दिस स्टेम एंड लीफ इज नॉट ऑन रेंज डाटा. मैंने पहले भी बताया था कि रेंज डाटा भी बना सकते हैं, नई रेंज हो फिर भी बना सकते हैं, नॉट अरेंज्ड, बट बेटर टू अरेंज योर डाटा फर्स्ट and then consider making stem and leaf display. This data, but this is also true. गलत नहीं है इसमें कुछ भी. अच्छा, सिमिलरली अगर आप जाते हैं जी, आपने अब देखें यहाँ पर इस स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली जो आपका 3 लिखने का तरीका, इसका मतलब है कि आप 30 से लेके 39 तक वैल्यूज जो हैं वो पहली क्लास में डाल रहे हैं, 40 से 49 तक जो वैल्यू आती है आप दूसरी क्लास में लिख रहे हैं उसको, देन 59 जो वैल्यू आ रही है आपके डाटा को तीसरी क्लास में लिख रहे हैं, एंड देन 60 टू 69 जो वैल्यू आ रही है उसको आप चौथी क्लास में लिख रहे हैं. तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 बन रहा है. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डाटा. अब आप बनाना चाह रहे हैं 5 के इंटरवल से. जब आप 5 के इंटरवल से बनाएंगे तो याद रखें कि जो आपने स्टेम लिखे थे अभी 3 4, आपने स्टेम लिखे थे 4 5 एंड 6. अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये तो 10 के इंटरवल से बनेगा जैसे कि आपने अभी बनाया, लेकिन वी वांट द इंटरवल ऑफ 5. तो ये स्टेम जो है ये आपको डबल करने पड़ेंगे. आप 5 के इंटरवल से बनाना है. जब स्टेम आपको डबल करने पड़ेंगे इसका मतलब है कि 3 भी आपको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा, 4 भी 2 दफ़ा, 5 भी 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा और 6 भी 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा इसी डाटा के लिए. अब क्यों 2 दफ़ा लिखना है? क्योंकि हमें 5 का इंटरवल चाहिए. तो अगर हमें 5 का इंटरवल चाहिए इसका मतलब है कि मैं इस क्लास में वैल्यूज जा रहा हूँ फ्रॉम 30 टू 34 और अगली क्लास में वैल्यूज जा रहा हूँ 35 टू 39. फिर जाके बनेगा ये 5 का इंटरवल. और नेक्स्ट क्लास में मैं चाह रहा हूँ वैल्यूज 40 टू 44 एंड देन आई नीड वैल्यूज 45 टू 49 इन द नेक्स्ट क्लास एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमने लिखना नहीं है क्लासेस, दिस इज जस्ट प्रिजम्पशन. हमें पता है कैसे, there is no need to write this but we know this is how we deal them. अब ये कि 30 to 34 इस क्लास में जाएगा और 35 to 39 इस क्लास में जाएगा, जबकि दोनों 3 हैं. तो how will we distinguish them? हम इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, एक के साथ हम स्टार यूज कर लेंगे
क्योंकि हमने इनको बेसिकली डिस्टिंग्विश करना है ना, तो एक के साथ हम कर लेंगे। तो इसलिए सब के पहला पहला जो इसके साथ स्टार यूज कर लें आप। ये देखिए मैंने एक पहली वैल्यू के स्टार और दूसरी वैल्यू के साथ आप डॉट यूज कर, डॉट मैंने लगा, ठीक है, ये डॉट एंड स्टार। अब हम साइड पे बता देंगे कि डॉट मीन्स व्हाट एंड स्टार मीन्स व्हाट, ठीक है। स्टार का 0 to 4, स्टार का मतलब है 0 to 4 स्टेम इसमें जाएंगे, सॉरी लीफ, 0 to 4 वाले लीफ इसमें आएंगे, स्टार का मतलब है, और डॉट का मतलब है 5 to 9। अच्छा, इट कैन इधर बी ऑन द अदर साइड, यानी आप स्टार दे दें 5 to 9 और डॉट दे दें 0 to 4, वो भी एक ही चीज़ है, हमने सिर्फ डिस्टिंग्विश करना है। ये मैंने ऐसे बनाया है, 3 के साथ मैंने पहले स्टार, फिर डॉट, फिर 4 के साथ मैंने स्टार, फिर डॉट, 5 के साथ, क्योंकि मैंने इंटरवल 5 का बनाना है। तो अगर मैं ये 2 दफ़ा नहीं लिखूंगा 3 को तो इंटरवल 5 का नहीं बनेगा। अगर मैं एक दफ़ा लिखूंगा तो इंटरवल 10 का बन जाएगा ना। तो उसके बाद बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एज ए लीफ रख देंगे। अच्छा, इसमें अब ये तो होगा इसको बनाने का तरीका कि स्टेम एंड लीफ को बनाना। ये तो फाइन विद दिस, हाउ टू क्रिएट स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। बट अगर हम देखें यहाँ पर कि थोड़ा सा, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए अरेंज कर लूँ, व्हाट इन्फॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स टू यू, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले प्रोवाइडिंग यू व्हाट इन्फॉर्मेशन, इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस वन फॉर अ मिनट। ये देखें, ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, ये देखें थोड़ी सी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया ये दे रहा है डाटा की, और ये मेरे पास मुझे पता है, अभी मैंने साफ किया वहाँ से, I know that this class is from 70 to 79। तो अगर आप ये वाली लाइन है इसको आप एक्स एक्सेस समझ लें, एक्स एक्सेस ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन को अगर वाई एक्सेस आप समझ लें और थोड़ा सा अपने पेज को टर्न करके देखें अगर, तो इट इज जस्ट लाइक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या दूसरे लफ्जों में इट इज जस्ट लाइक अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे, ये देखें, अगर आप इस क्लास के ऊपर ये बार है, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको लाइटर कलर यूज कर लूँ, इस क्लास के ऊपर ये बार है और अगली क्लास में भी सेम हाइट का बार है और अगली क्लास में ये बार है और अगली क्लास में 4 वैल्यूज का है, देन अगेन ये और फिर फाइनली ये। तो देखें हिस्टोग्राम बन गया ना, ये साइड पे क्लासेस आ गई, ये क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स आप जो भी इसको कह लें, और एक साइड, तो इसका मतलब है कि इट प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन एज इट इज इन द हिस्टोग्राम, वो भी पता चलती है, बट इट गिव्स यू वन एडिशनल फीचर, इट प्रोवाइड्स यू वन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको हिस्टोग्राम नहीं देता है, ठीक है। अब मैं आपको हिस्टोग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वापस लेके आता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, फिर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे हिस्टोग्राम से एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, लुक एट दिस हिस्टोग्राम, सिर्फ इस हिस्टोग्राम को देखें अभी आप, ये मुझे ये तो बता रहा है कि दिस क्लास फ्रॉम 100.5 टू 105.5, ये क्लास जो है इसकी है 6, ये मुझे इंफॉर्मेशन हिस्टोग्राम दे रहा है। और ये बता रहा है कि क्लास 95.5 टू 100.5, इस क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। ये तो इंफॉर्मेशन हिस्टोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे ये पता है कि ये 10 वैल्यूज जो हैं दे आर बिटवीन 95.5 100.5, तो मुझे एक रेंज का पता है। ये इस हिस्टोग्राम को देख के, मैंने टेबल नहीं देखना ना, आई जस्ट वांटेड टू सी हिस्टोग्राम मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हिस्टोग्राम है। और ये पता है कि 95.5 से लेके 100.5 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज। अच्छा, कौन सी वैल्यू है वो ये नहीं बता रहा है, यानी ये पता है कि इस रेंज के अंदर कोई 10 वैल्यूज हैं जो इस रेंज के अंदर आ रही हैं इस डाटा के अंदर, बट वो कौन सी वैल्यू हैं, क्या वो सारी 100 है या क्या वो उनमें से एक 92 है, एक 95 है, सॉरी 92 तो आ नहीं सकती,
ये 95.5 से चला है काम, तो ये 96 है। कौन सी वैल्यू है, वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये हमें हिस्टोग्राम नहीं बताता। कौन सी वैल्यूज़, ये नहीं बताता हमें हिस्टोग्राम। ठीक है, ये हमें, हालांकि जो हमारे पास होता है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, उससे हमें ये भी पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, अब मुझे पता है यार कि 70 टू 79 वैल्यूज़ तो 4 हैं, फिर 80 टू 89 वो भी 4 वैल्यूज़ हैं, फिर 90 टू 99, ठीक है, 6 वैल्यूज़ हैं, फिर मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं। अब मुझे एडिशनली ये भी पता है कि इस क्लास में वैल्यूज़ तो 4 हैं, इस क्लास में भी वैल्यूज़ 4 हैं, इस क्लास में वैल्यूज़ हो गई हैं 6। इन्फॉर्मेशन जो कैरी करता है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले वो ये करता है कि इट आल्सो टेल्स यू कौन सी वैल्यूज़ हैं। यानी अगर मेरे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं तो मुझे पता है कौन सी है, 70 है, एक 75, तीसरी वैल्यू 78 है एंड देन 79 है। सो ये इन्फॉर्मेशन के जी विच वैल्यूज़ आर दोज, हिस्टोग्राम tell you the frequency of the particular class and not the individual values, but stem and leaf display will also tell you the individual values। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है हिस्टोग्राम में और स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में। अच्छा आगे आए तो ये आपने खुद करनी एग्जांपल, दिस वन, इसमें देखें तो मिनिमम वैल्यू भी दी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू भी दी हुई है, और बड़ा ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना के दिखाया गया ना, राइट। तो इस, अच्छा स्टेम एंड लीफ से उल्टा अगर हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये देखिए ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, अगर मैं कहूँ मुझे इससे ज़रा डाटा बना दें आप, तो डाटा बन सकता है ऐसे। ये पहली वैल्यू 89 है, फिर 88 है, फिर 87 है, फिर 89 है, फिर 87 है। मैंने ये पहली जो है ये वाला, इसका मैंने डाटा बना दिया। सिमिलरली बाकी डाटा भी मैं सारा यहाँ लिख सकता हूँ और ये जाएगा 112 तक, आखिरी वैल्यूज आ जाएगी 112। ठीक है ना, ये सिमिलरली यानी मैंने एक रेंज या डाटा जो है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, उसको मैंने उससे मैंने डाटा जनरेट कर लिया। तो बेसिकली ये डाटा वैल्यूज होती हैं जो आपके सामने पड़ी होती है ना, आपने वहीं से डाटा, और आप इन दोनों में मुझे देखे को बताएगा इसमें डिफरेंस क्या है। जो आप इस वक्त दोनों स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, जरा बताएगा कोई। सर एक रेंज्ड है और एक अनरेंज्ड है, बिल्कुल एक रेंज। डाटा से बना हुआ। हाँ, और इसमें क्या है, इंटरवल विड्थ क्या है इसकी, कितने की लेके बनाया। 10। यानी अगर आप इस क्लास की बात करें, इसमें कौन कौन सी वैल्यू इसमें रखी हुई हैं, आ सकती हैं, मतलब क्या 80 इसमें आ सकता है, और 80 से लेके कहाँ तक, इसका 89 तक। 89। 89 तक, ठीक हो गया। तो आपने इसको 5 के इंटरवल से बनाना है सेम डाटा के ऊपर, ठीक है। इस स्लाइड को नोट कर लें, स्लाइड नंबर, आपने इसको 5 के इंटरवल से खुद बना लेना है। तो मतलब हमारा आज का ये बने पड़े हैं दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हैं, आपने इसको बस देख के रीडू कर ले जरा, समझने कैसे हैं। ये 5 के इंटरवल से भी यहाँ पे बनाई हुई है ऑलरेडी। और ये जो बैक टू बैक का मतलब है कि डाटा 1 डाटा 2 को एक ही स्केल पर, यानी हमारे पास ये भी देखें कैसे बना है बैक टू बैक, ये भी यहाँ बना पड़ा है। तो यहाँ तक ये आज का हमारा, इसको आपने इसको देख लें, दोबारा से इसको सॉल्व कर लें।